अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं, सैंक्शंस एंड राइट्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका के रिसेंटली अनाउंस्ड सैंक्शंस पे, प्रतिबंधों पे बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार पे। चलिए डिटेल में देखेंगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका क्विज़ दिखा देता हूँ आज का। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। पूरे आर्टिकल में आप जो भी सीखोगे इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ को आपको इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। सेशन के लास्ट में इसका मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। एक ट्राई इसको आप अभी दे सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव यही है 5 में से 5 या 4 में से 4 मार्क्स आपको इस क्विज़ में मिले। शुरू करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा सैंक्शंस एंड राइट्स। देखिए, राइट्स का मतलब होता है हक, आपके अधिकार। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, है ना, आप पे कुछ रुकावटें। तो कह रहा है एक तो लगी है रुकावटें और दूसरे हैं किसी के अधिकार। और बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है ऑन यूएस मूव टू सैंक्शन RAB। यूएस की उस हरकत की बात हो रही है, उस मूव की बात हो रही है जो सैंक्शन करने की है, रुकावट लगाने की है, प्रतिबंध लगाने की है RAB नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन पे। अब ये क्यों लगाया है, किसने लगाया है, कैसे लगाया है, RAB कौन है, ये अपने को डिटेल में आगे पता लगेगा। सैंक्शन वर्ड को नोट कर लेना। इसके 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग किसी चीज़ के लिए अप्रूवल और दूसरा किसी पे प्रतिबंध। दोनों ही सैंक्शन नाम का वर्ड बताता है। अगर आप बैंक के पास गए हो लोन पास करवाने, बैंक ने आपका लोन पास कर दिया है, तो आप बोल सकते हो बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया है। लेकिन अगर अमेरिका ने किसी कंट्री पे प्रतिबंध लगाने हैं, किसी कंट्री पे रुकावटें लगानी है, तो हम तब भी बोल सकते हैं अमेरिका ने इस कंट्री पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। तो एक ही वर्ड दोनों काम करता है सैंक्शन नाम का। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द एक्शन अगेंस्ट RAB शुड डिटर ओवर जेलस लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स। कह रहे जो एक्शन लिया है ना, जो हरकत हुई है, और किसके खिलाफ? RAB नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, बांग्लादेश की इस पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ। कह रहे ये जो एक्शन आया अमेरिका का ना, ये डिटर करेगा, ये रोकेगा, रुकावट बनेगा। और किसके लिए? ओवर जेलस लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स के लिए। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट का मतलब है ऐसे लोग जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, जैसे कि पुलिस, जैसे कि आर्मी, है ना। तो कह रहे ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स दुनिया भर में जो ओवर जेलस हो गए हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, छोटी सी बात पे किसी को पकड़ लेना, बहुत जल्दी जो है गोलीबारी कर देना, है ना, सिविलियंस पे, ऐसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंट जो है ओवर जेलस एजेंट्स को ये रोकने का काम करेगा ये वाला सैंक्शन। आया समझ में? तो बांग्लादेश का एग्जाम्पल इस्टेब्लिश करके अमेरिका ने दुनिया को ये बता दिया है कि अगर आपके देश की पुलिस थोड़ी सी भी नाजायजी करेगी तो आप भी हमारे सैंक्शन के हकदार हो सकते हो। तो उनको भी रोकने का काम करेगा ये सैंक्शन। चलिए, एक्शन की वर्ब है शुड डिटर। सब्जेक्ट मिलेगा ग्रीन कलर में, वर्ब्स मिलेगी पिंक कलर में, ठीक है। ओवर जेलस मैंने आपको बता दिया, जिसमें जील बहुत ज़्यादा हो, जिसमें उत्साह बहुत ज़्यादा हो, जो फिनेटिक हो, जो हाइपर एक्टिव हो, ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। डिटर वर्ड को देखेंगे। ये वर्ब है डिटर। इसका मतलब है किसी को रोकना, किसी के रास्ते में रुकावट बनना। इसका नाउन फॉर्म होता है डिटरेंस, जो कि होता है एक रुकावट। अब देखो, दोनों में रुकावट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ भी रुकावट बोल रहा हूँ, वर्ब में भी, डिटरेंस में भी रुकावट बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। आपको नाउन और वर्ब को करेक्ट प्लेस पे यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिटर वर्ब को नाउन डिटरेंस की जगह यूज़ करे, तो सेंटेंस आप जो है गलत बनाओगे। देखो कैसे। द पुलिस फायर्ड शॉट्स टू डिटर या डिटरेंस द राइटर्स। पुलिस ने शॉट्स को फायर किया, गोलियां चलाई राइटर्स को रोकने के लिए, दंगाइयों को डिटर करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म। फायर्ड शॉट्स वाई टू डिटर द राइटर्स। यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज चाहिए आपको, वाई का रिप्लाई करने वाला एक इन्फिनेटिव चाहिए। अगर इन्फिनेटिव चाहिए, वर्ब की एक फॉर्म चाहिए, तो आप लिखेंगे डिटर, है ना। यहाँ पे डिटरेंस नहीं आ सकता। आया समझ में? लेकिन यहाँ देखो, न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज ए डिटर या डिटरेंस टू एनिमी एग्रेशन। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं एक्ट करते हैं एक डिटर या डिटरेंस के तौर पे, रुकावट के तौर पे एनिमी के एग्रेशन के सामने। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप समझ सकते हो कि आपका एनिमी आपसे एग्रेसिव ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक अ नाम के आर्टिकल के बाद एक नाउन की हमें ज़रूरत है। एज अ डिटर नहीं, डिटरेंस।
आया समझ में? नाउन की जगह नाउन रखेंगे, वर्ब की जगह वर्ब रखेंगे। चलिए, ये बेसिक्स है इंग्लिश के, इनको नहीं समझते हो तो इंग्लिश बड़ी मुश्किल लगेगी आपको, है ना। आ जाओ अब फटाफट से मैं आपको इस आर्टिकल की पूरी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाओ। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। रोज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ, लास्ट में कुछ वर्ड्स को ऐड कर देता हूँ। इसको आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, ये ग्रुप का नाम है, सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए, अच्छा, टेलीग्राम पे सुबह 7 बजे आपको एडिटोरियल की PDF भी मिल जाती है ताकि आपको पता लग जाए शाम को क्या पढ़ने वाले हैं। अपने पास वर्ड्स हैं, ओवर जेलस पुराना वर्ड है, रिटेलिएट ये भी पुराना वर्ड है, यूबिक्विटस बहुत बार कर चुके हैं, डेबिलिटेट कई बार हो चुका है, रैम्पेंट ये वर्ड तो एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में किसी न किसी साल में रैम्पेंट वर्ड पूछा हुआ मिलेगा, है ना। कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। होलसम ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, कर चुके हैं। और एक नया वर्ड आज क्रैक डाउन नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में। चलो आ जाओ पुराने वर्ड्स देखेंगे। ओवर जेलस अभी समझाया मैंने आपको, जिसमें जील बहुत ज़्यादा हो, उत्साह बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत आगे बढ़ जाए, हाइपर एक्टिव हो या हाइपर एक्साइटेड हो। द न्यू लॉ हैज़ बीन अक्यूज ऑफ ओवर जेलस सर्विलेंस ऑफ द सिटीजन्स। नया लॉ जो है अक्यूज़ हुआ है, नए लॉ पे एक्यूजिशन लगे हैं, आरोप लगे हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सर्विलेंस करता है, निगरानी करता है नागरिकों की, सिटीजन्स की। तो जितनी ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा निगरानी अगर होने लगे तो ये ओवर जेलस सर्विलेंस हो जाएगी। इसको फेनेटिक भी बोलते हैं। फेनेटिक का मतलब यही होता है एक्सट्रीम, एकदम जो है ज़रूरत से ज़्यादा, अनरीजनेबल। तो ये ओवर जेलस वर्ड आप देख चुके हो आज। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूँ। अगला वर्ड है रिटेलिएट। इसका मतलब होता है काउंटर रिप्लाई करना। आपको किसी ने मारा और आपने उसको सामने से जवाब दिया तो आपने रिटेलिएशन किया, है ना। रिटेलिएशन नाउन फॉर्म, रिटेलिएट वर्ब फॉर्म। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया फेंक करके, थ्रो करके इन हिंसक प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में, जेल में। तो पहले इन्होंने वायलेंस दिखाई, गवर्नमेंट ने रिटेलिएशन में इनको जेल में डाल दिया। समझ गए ना, जवाबी हमला। तो रिटेलिएट के सिनोनिम है स्ट्राइक बैक, पुश बैक। ये पुश बैक इसका नाउन फॉर्म है, इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। अगला वर्ड है यूबिक्विटस। अच्छे से आप जानते हैं इस वर्ड को, कॉमन सा वर्ड है, जो सब तरफ मौजूद हो वो होता है यूबिक्विटस। इसको ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, परवेसिव भी बोलते हैं और वाइड स्प्रेड भी बोलते हैं। वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ फैला हुआ। तो ये वाइड स्प्रेड जो है इसका सिनोनिम यूबिक्विटस का आज आप आर्टिकल में देखेंगे। परवेसिव इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है, याद रखना, परवेसिव जो हर तरफ प्रेवलेंट हो, परवेसिव। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्विटस। प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं आपको हर जगह मिलेंगी, यूबिक्विटस है। चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, आपको सड़क पे पड़ी हुई मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं ढेर इनका लगा ही होगा, है ना। डेबिलिटेट किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को वीक करना। प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेड द इंडस्ट्री। लंबे वक्त से चलने वाली हड़तालों ने इंडस्ट्री को डेबिलिटेट यानी कि कमज़ोर बना दिया है, डेबिलिटेट कर दिया है। अब डेबिलिटेट का एक सिनोनिम है अंडरमाइन। अंडरमाइन किसी के नीचे से, पाँवों के नीचे माइन खोद देना, किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को गिराने का काम करना। तो अंडरमाइन जो इसका सिनोनिम है, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। अच्छा, एक और वर्ड है अपने पास रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब है धड़ल्ले से होता हुआ, जो अनकंट्रोलेबल हो, अनरिस्ट्रेंड हो, जिसको आप रोक ही ना पाओ, रैम्पेंट। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो धड़ल्ले से होने वाले करप्शन की एलिगेशंस थी, उसने मिनिस्टर को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। इसको अनचेक्ड बोलेंगे, एक्सेसिव बोलेंगे या अनब्रिडल्ड भी बोल सकते हैं। अनब्रिडल्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो धड़ल्ले से होता हो यानी कि अनब्रिडल्ड। तो ये रैम्पेंट वर्ड आज आर्टिकल में आ जाएगा। होलसम भी आप जानते हैं, जो बड़ा हेल्दी हो, एप्रोप्रिएट हो, डिसेंट हो। चिल्ड्रन नीड अ होलसम इन्वायरमेंट टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट की, होलसम वातावरण की, एम्बियंस की ज़रूरत होती है फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक तौर पे ग्रो करने के लिए। तो होलसम के दो सिनोनिम्स हैं, सैल्यूब्रियस और सैल्यूटरी। सैल्यूब्रियस और सैल्यूटरी, होलसम है ना, हेल्थफुल, डिसेंट। इन दोनों में से एक आज आप आर्टिकल में देखोगे, सैल्यूटरी को। अच्छे वर्ड्स हैं दोनों। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, नया वर्ड है, ऐड कर रहा हूँ मैं, क्रैक डाउन। इसका मतलब होता है शिकंजा। शिकंजा नाउन फॉर्म में क्रैक डाउन, वर्ब फॉर्म में भी क्रैक डाउन। अगर वर्ब फॉर्म में बात करूँ तो शिकंजा कसना, ठीक है। द पुलिस आर रनिंग एन ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन द नारकोटिक्स बिजनेस। पुलिस वाले एक ऑपरेशन को रन कर रहे हैं शिकंजा कसने के लिए, ड्रग्स के बिजनेस पे, नार्कोस के जो है बिजनेस पे। क्रैक डाउन को क्लैम्प डाउन भी बोलते हैं, या कर्ब या रेनिंग करना भी बोलते हैं शिकंजा कसने को।
अब ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूँ, क्रैक डाउन नाउन भी है, क्रैक डाउन वर्ब भी है, लेकिन ये वर्ब तब होती है जब क्रैक और डाउन के बीच में स्पेस होता है। आ गया समझ में? शिकंजा क्रैक डाउन बिना स्पेस के, शिकंजा कसना क्रैक डाउन स्पेस के साथ। इसका सिनोनिम क्लैंप डाउन भी कुछ इसी तरह से चलेगा, नाउन फॉर्म में क्लैंप डाउन बिना स्पेस, वर्ब फॉर्म में क्लैंप डाउन शिकंजा कसना। चलिए यही रैपअप करेंगे इसको। आ जाओ अपने आर्टिकल पे फटाफट से। रिवीजन अपना चालू रखें। सैटरडे को वोकैब की वीडियो आती है, अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको पता है वोकैबलरी का पोर्शन आपका बहुत ईजिली यहाँ से कवर हो जाएगा, है ना। समरी से पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का। चलिए समरी बहुत सीधी सी है। यूएस ने कुछ सैंक्शंस को अनाउंस किया है, प्रतिबंधों को। एक तो बांग्लादेश की एक पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ, RAB इसका नाम है, फिर श्रीलंका के कुछ आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और चाइना के शिंगशियांग रीजन के अंदर कुछ सरकारी अफसरों के खिलाफ। इन सैंक्शंस का मतलब ये है कि जिन लोगों पे ये लगे हैं उनके सारे खाते, बैंक अकाउंट, सारी प्रॉपर्टीज़ जो अमेरिका, कनाडा या यूरोप में है, इनको अमेरिका अपने कब्जे में ले लेगा। इन लोगों को नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियली, और ये लोग कभी भी अमेरिका नहीं जा सकते। अब ये सैंक्शंस क्यों लगे हैं? ये सैंक्शंस लगे हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस के कारण। बांग्लादेश की RAB के ऊपर आरोप है कि पिछले 10-12 सालों में इसने हज़ारों लोगों को मारा है, अपने सिविलियंस को पुलिस के साथ मिलके। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो है, लेकिन ओवर जेलस है, बहुत छोटी बात पे गोली चला देते हैं सिटीजन्स के ऊपर। तो ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से सैंक्शंस लगे हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है पहली चीज़, इन सैंक्शंस को हम करते हैं वेलकम। रीज़न ये है कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, और अमेरिका का ये मूव सिग्निफाई करता है कि कुछ कंट्रीज़ आज भी ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करती हैं बहुत अच्छे से। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसलिए भी वेलकम करते हैं क्योंकि इस मूव के बाद अब अमेरिका ने ये सिग्नल भी दे दिया है कि अगर आप अपने नागरिकों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, पुलिस वाले हैं या आप आर्मी पर्सन हैं, तो अमेरिका आपके सामने खड़ा है सैंक्शन लगाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए। हमारा आर्टिकल कह रहा है वी वेलकम दीज सैंक्शंस इन अ वेलकमिंग टोन। आज की टोन होगी वेलकमिंग, समझ गए ना? बहुत सिंपल सी समरी है इसकी। चलिए अब शुरू करेंगे। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप का नाम है। जैसे अभी कोर्स चल रहा है एडवांस इंग्लिश राइटिंग का बेसिक से, अब इसमें अपने ऐसे राइटिंग पे आ चुके हैं, लेटर राइटिंग पे आप इसका फायदा उठा सकते हो। 499 में कोर्स अवेलेबल है YD200 कोड लगा के। उसी तरीके से बैंकिंग का प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्बो भी अवेलेबल है 2 साल का, है ना। आपको यहाँ पे 150 घंटे का एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड को यूज़ करके। बैंकिंग SSC के प्रीलिम्स मेंस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 50-50 रुपये में, इनका भी फायदा उठा सकते हो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है द US मूव to sanction a paramilitary unit in Bangladesh, the Rapid Action Battalion या RAB has apparently caught the administration in Dhaka off guard, prompting a diplomatic pushback, including Bangladesh Foreign Secretary Masood bin Momen summoning US ambassador to Dhaka Earl Miller to protest the action। कह रहे US का जो मूव है, US का जो हरकत है, कौन सा हरकत भाई? रोक टोक लगाने का, सैंक्शन लगाने का, प्रतिबंध लगाने का। और किस पे? एक पैरामिलिट्री यूनिट पे बांग्लादेश के अंदर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर द रैपिड एक्शन बटालियन या RAB। ये कोमा से कोमा के बीच में देख रहे हो ना, ये कोमा से कोमा के बीच में इसका नाम बताया गया। कह रहे US का जो ये मूव है ना, ऐसी बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स पे, बांग्लादेश की पुलिस पे, पुलिस की एक जो है टुकड़ी पे सैंक्शन लगाने का। कह रहा है इसने जाहिर तौर पे अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, क्लियरली, इसने क्लियर तौर पे कोट कर दिया है, पकड़ लिया है। और किसको? बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन को, ढाका के सरकार को, द एडमिनिस्ट्रेशन इन ढाका। अच्छा, कैसे पकड़ा है? ऑफ गार्ड। कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है किसी को शॉक देना, किसी को सरप्राइज करना। इसका मैं मीनिंग अभी तोड़ के आपको समझाऊंगा। तो इन मूव्स ने ढाका की सरकार को सरप्राइज कर दिया है, हक्का बक्का कर दिया है। अब देखो कैसे किया है, प्रॉम्प्ट करते हुए, उकसाते हुए, भड़काते हुए एक डिप्लोमेटिक पुशबैक को। पुशबैक का मतलब क्या होता है? रिटेलिएशन।
पुश किया आपने बैक। तो एक कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक पुश बैक को भड़काते हुए, और जिसमें शामिल क्या है, जिसमें शामिल है बांग्लादेश का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, वहाँ का जो विदेश मंत्री है मसूद बिन मोमन, उसका सम्मान करना, उसका बुला लेना यूएस के एम्बेसडर को जो ढाका में है, जिसका नाम है अर्ल मिलर। अच्छा, क्यों बुला लेना? प्रोटेस्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट करने के लिए इस एक्शन के सामने। आया समझ में? तो पहले अमेरिका ने बांग्लादेश की एक पुलिस की टुकड़ी को, पैरामिलिट्री फोर्स को सैंक्शन किया। बांग्लादेश इस बात से बड़ा हक्का बक्का हो गया, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये भी हो जाएगा। और जैसे ही यूएस ने इस काम को किया ना, बांग्लादेश ने एक डिप्लोमेटिक पुशबैक को दिखाया, जिसमें उसके फॉरेन सेक्रेटरी ने अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाया और उसके सामने अपनी बात को रख के बोला कि हम इन सैंक्शंस को प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे हिसाब से गलत है। अब देखो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर, यूएस मूव आपका सब्जेक्ट है, हैज़ अपरेंटली कोट आपकी वर्ब है, प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब यूएस ने बांग्लादेश की सरकार को कोर्ट ऑफ गार्ड किया, तभी यूएस प्रॉम्प्ट भी कर रहा था एक डिप्लोमेटिक पुशबैक को। आया समझ में? दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म पीपीएस से, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन से बताया हुआ है। अच्छा, कैच समवन ऑफ गार्ड क्या होता है? देखिए, गार्ड का मतलब है आपका गार्ड, जो चीज़ आपको आप अपनी हिफाजत के लिए यूज़ करते हो। ये पुराने टाइम से चलने वाली एक ईडियम है। हर आदमी पुराने टाइम में जब जंगे वंगे बहुत होती थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो अपना गार्ड साथ में लेके चलता था कि कभी भी मेरे पे हमला हो जाए। लेकिन किसी को अगर आप ऑफ गार्ड कैच कर रहे हैं, ऑफ मतलब दूर, मतलब गार्ड आप जान गए, अपने गार्ड से जब वो आदमी दूर है, आपने उसको कैच कर लिया है, कहीं पे पकड़ लिया है, तो वो आदमी को आप सरप्राइज या शॉक कर रहे हो। उसने सोचा नहीं था कि मैं अपने गार्ड से दूर रहूँगा थोड़ी देर के लिए और मुझे कोई हमला करके पकड़ लेगा। तो कैच समवन ऑफ गार्ड, किसी को अपने गार्ड से दूर पकड़ लेना, किसी को अचानक से शॉक या सरप्राइज दे देना, इस इडियम को हम आजकल ऐसे यूज़ करते हैं। आगे समझ में? बस इसको गार्ड से कनेक्ट करके रखना, उस चीज़ से जो आपको हिफाजत करती हो आपकी। चलिए, समवन का मतलब होता है बुलाना, पुश बैक आप जान गए हो, पुश मतलब धक्का मारना, बैक मतलब पीछे, सामने से आपको धक्का मारा, आपने सामने से उसको जवाब दिया, तो पुश बैक किया, काउंटर रिप्लाई किया। चलिए, प्रोटेस्ट वर्ब को कभी भी आपको ऑब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन नहीं देना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे। प्रोटेस्ट टू मत लिख के आना कभी भी, जिस भी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपको वो चीज़ को बिना प्रीपोजिशन के बताना है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कह रहा है फ्रेश ऑन द हील्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेंस डेमोक्रेसी समिट which Dhaka was not invited to attend. The US Treasury said that as per the allegations made by various NGOs, the RAB and other Bangladeshi law enforcement units were responsible for more than 600 disappearances since 2009, nearly 600 extrajudicial killings since 2018 and torture. सेंटेंस और लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे अपने, है ना। फिर ये कॉलम लगा हुआ है, सेमी कॉलम, और उसके बाद में और इसको बनाया गया है। चलिए आ जाओ। कह रहे बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, और कब? ऑन द हिल्स ऑफ, इमीडिएटली आफ्टर। कह रहे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर, और किसके? यूएस के प्रेसिडेंट के जो बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट के। तो पहले समिट हुई और उस समिट के बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पीछे पीछे ये सैंक्शंस आए। कह रहा है इस प्रकार से ये समिट के ताज़ा ताज़ा जो पीछे पीछे आते हुए, कह रहे वो समिट जिसमें ढाका को इनवाइट ही नहीं किया गया था अटेंड करने के लिए, जिसमें बांग्लादेश को बुलाया नहीं गया था। कह रहे यूएस की ट्रेजरी ने ऐसा कहा, यूएस की ट्रेजरी का ये कहना है दैट वो ये कि एज पर हिसाब से उन एलिगेशंस के, उन आरोपों के, उन एक्यूजेशंस के जो मेड किए गए हैं, जो बनाए गए हैं बहुत सारे एनजीओज के द्वारा। कह रहा हुआ क्या? कह रहे इनके हिसाब से यूएस की ट्रेजरी बोलती है कि आरएबी जो है ना, बांग्लादेश की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, और कई दूसरी बांग्लादेश की लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं मोर देन 600 डिसअपीयरेंसेस के लिए सन 2009 से कम 600 लोगों को इन्होंने गायब कर दिया, इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और लगभग नियरली 600 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए सन 2018 से। तो 600 लोगों को इन्होंने एनकाउंटर्स में जानबूझ करके मारा है 2018 के बाद, और टॉर्चर के लिए भी जिम्मेदार है। आगे समझ में? ऐसा इन्होंने बताया। अब देखो यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया गया है और इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाया गया है। पहले अपने आगे वाला पढ़ेंगे, फिर देखेंगे सेमी कॉलम क्यों लगाए। कह रहे देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स सजेस्टिंग दैट द टारगेट्स ऑफ दीज एक्शंस वर ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स, जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। कह रहे ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं, देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स
और कैसी रिपोर्ट्स? सजेस्ट करने वाली दैट वो ये कि सारे के सारे जो टारगेट हैं, जो शिकार थे, जो विक्टिम थे इनके एक्शंस के, बांग्लादेश की आरएबी के, वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे या फिर जर्नलिस्ट थे और या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। तो जो लोग सरकार के खिलाफ बोलें ये आरएबी उस पर चढ़ा देते हैं और उस आदमी को मरवा देते हैं या गायब करवा देते हैं। ऐसा इस आरएबी के ऊपर एलिगेशंस हैं अकॉर्डिंग टू यूएस। अब आया सेंटेंस, ये सेंटेंस इतना लंबा है लेकिन पीस बाय पीस हमने पढ़ लिया है। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। ऑन द हील्स ऑफ मतलब पीछे पीछे। ढाका की वर्ब है वॉज नॉट इन्वाइटेड पैसिव वॉइस में। ट्रेजरी की वर्ब है सेड। यूएस ट्रेजरी यूएस का एक डिपार्टमेंट है जो फॉरेन अफेयर्स को देखता है। एलिगेशंस मतलब आरोप, ब्लेम्स, इसके लिए एडजेक्टिव आया मेड। कौन से एलिगेशंस? जिनको मेड किया गया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, नाउन की अगर बाजू में आ जाए तो। आरएबी और अदर यूनिट्स की वर्ब है वर। रिस्पॉन्सिबल मतलब अकाउंटेबल, जिम्मेदार। डिसअपेरेंसेस मतलब गायब हो जाना। किलिंग्स आप जानते हैं हत्या। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है जो बियॉन्ड द लॉ हो, जो जज साहब की इच्छा से ना हो। जज साहब ने बोला फांसी पे चढ़ा दो तो वो तो जुडिशियल किलिंग है ना, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है आप ही जज बन गए, आपने अपनी जो पिस्तौल निकाली और किसी आदमी को रोड पे गोली मार दी। तो ये इलीगल किलिंग्स भी कहलाती हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, क्योंकि सरकार की या जज साहब की हामी से किलिंग्स नहीं होती हैं। रिपोर्ट्स की वर्ब है वर। देयर के बाद में जो वर्ब रखी हो वो सब्जेक्ट जो आती है उसके हिसाब से होती है ना। यहाँ पे रिपोर्ट्स प्लूरल है इसलिए वर आया हुआ है। अगर रिपोर्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पे वॉज भी लिखना चाहिए था। सजेस्टिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, रिपोर्ट्स के लिए आया है। टारगेट्स की वर्ब है वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बीच में कॉलम क्यों लगाया गया, सेमी कॉलम। सेमी कॉलम लगाने का मतलब ये है, ये सेंटेंस इतना और ये सेंटेंस इतना, ये दोनों अलग अलग भी लिखे जा सकते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन इतना गहरा है कि इनको एक ही सेंटेंस में लिखने की हमें ज़रूरत लगी। लेकिन सेंटेंस बहुत लंबा हो रहा था तो हमने बीच में सेमीकोलन लगा दिया एंड बट ऐसा कुछ हमने यूज़ नहीं किया। आ गया समझ में? जब दो सेंटेंस बहुत मिलते हों एक दूसरे से, एक ही थीम पे हों, एक ही सांस में बोले जा सकते हों, तो बीच में फुल स्टॉप लगाने की जगह हम सेमीकोलन को यूज़ कर लेते हैं। चलिए बाकी आप राइटिंग स्किल्स के कोर्स के अंदर अच्छे से इस चीज़ को सीखेंगे, सेमीकोलन कैसे लगाना है ना, कॉमा, सेमीकोलन, पंक्चुएशन मार्क कैसे यूज़ करने हैं। कह रहे द सेक्शंस वर इन्वोक्ड अंडर द ग्लोबल मैग्निट्स्काई ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। कह रहे इन सेक्शंस को इन्वोक किया गया, इनको जगाया गया, इनको लगाया गया इस एक्ट के अंडर में, है ना। अमेरिका ने इस एक्ट का सहारा लिया। कह रहे द आरएबी इज ए जॉइंट टास्क फोर्स फाउंडेड इन 2004। कह रहे जो आरएबी है वो एक जॉइंट टास्क फोर्स है जो फाउंड की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में। आज इस काम को इसको करते हुए 17 साल हो गए हैं। 17 साल में इसने इतने गलत या सही काम किए हैं। आरएबी की वर्ब होगी इज। फाउंड और फाइंड में फ़र्क आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फटाफट देख लें। फाइंड मतलब किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेना, किसी चीज़ को खोई हुई को, जो गुमी हुई, जो खोई हुई चीज़ है उसको पा लेना, है ना, फाइंड कर लेना। आपकी चाबी थी, गुम गई, आपने उसको पा लिया, आपने उसको ढूंढ लिया तो फाइंड कर लिया। फाइंड की सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी है फाउंड। लेकिन हमारे पास एक फाउंड नाम की वर्ब भी है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाउंड होती है, उसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड होती है, थर्ड फॉर्म फाउंडेड होती है। ध्यान से देखो, ये जो सेकंड फॉर्म है ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कन्फ्यूजन सारी यहीं पे शुरू होगी। फाउंड वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, संस्थापना करना, है ना। अगर आप मीनिंग से जाओगे तो इजीली आप देख लोगे दोनों में से कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सम विलेजर्स फाउंड या फाउंडेड गोल्ड बैरिड इन दिस एरिया। कुछ विलेजर्स ने फाइंड किया या फाउंड किया गोल्ड को, सोने को, जो इस एरिया में दबा हुआ था, बैरी किया हुआ था। अब मुझे बताओ, गोल्ड को इस्टेब्लिश करेंगे या डिस्कवर करेंगे? ऑफ कोर्स ढूंढेंगे, डिस्कवर करेंगे। गोल्ड को इस्टेब्लिश थोड़े ना करना है, गोल्ड कोई कंपनी थोड़े ना है जिसको इस्टेब्लिश करोगे आप। तो कहने का मतलब है आपको फाइंड वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, विलेजर्स फाउंड, है ना, तो फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड आती है, ना कि फाउंडेड। अगर फाउंडेड लिख रहे हो इसका मतलब है विलेजर्स ने गोल्ड को फाउंड कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया एक कंपनी बना करके। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो फाउंडेड नहीं, फाउंड। उसी तरीके से बिल गेट्स फाउंड या फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट विद 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स। बिल गेट्स ने इस्टेब्लिश किया माइक्रोसॉफ्ट को अपने 3 दोस्तों के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट को ढूंढा नहीं है, कहीं खोया नहीं हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवर नहीं किया था, तो फाउंड नहीं किया था, फाउंडेड किया है। यहाँ पे लिखेंगे फाउंडेड। बहुत आसान है, सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो और फिर करेक्ट वर्ब को
उसकी करेक्ट फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ब्स की फॉर्म्स को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में आएगा ये। कह रहा है अंडर द RAB's मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशंस principally relating to Bangladesh's war on drugs, there have been widespread allegations of serious human rights abuse by the RAB to the extent that they threaten US national security interests by undermining the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms according to the US Treasury। लंबा सेंटेंस है पर बड़ा आसान है, आराम से पढ़ो इसको। अंडर मतलब नीचे, और किसके भाई? RAB के उस मैंडेट के। मैंडेट का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर। जैसे आर्मी को मैंडेट मिला हुआ है कि आप देश की रक्षा करें, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है, उसको मैंडेट मिला हुआ है कि आप कोयले की खदान करें, है ना। जैसे सरकारी स्कूल्स हैं, उनको मैंडेट मिला हुआ है बच्चों को आप पढ़ाएं। तो कह रहे RAB का मैंडेट जो था, RAB की जो कमांड थी, आदेश जो था, उसके नीचे। और मैंडेट किस चीज़ का है? ऑफ लगा के बता रहे हैं। मैंडेट है इंश्योर करने का, मजबूत पक्का करने का इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को। कह रहा है इस मैंडेट के नीचे, इस कमांड के नीचे हुआ क्या? कह रहा है इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग आप जानते हैं ना, रेकी करना, डेटा को कलेक्ट करना, आसपास क्या हो रहा है, और किस पे? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे। और दूसरी चीज़ कौन सी? गवर्नमेंट की डायरेक्टेड जो इन्वेस्टिगेशन है, सरकार के द्वारा शुरू की गई जो जांचें हैं, जो एग्जामिनेशंस हैं, जो प्रोब्स हैं, जो कि खासकर प्रिंसिपली या मेनली रिलेटिंग टू है बांग्लादेश की उस वॉर ऑन ड्रग्स पे। बांग्लादेश में ड्रग्स बहुत ज़्यादा आपको प्रेवलेंट मिलेंगी, तो वहाँ पे वॉर ऑन ड्रग्स चल रही है, सरकार ड्रग्स को ख़त्म करना चाह रही है। तो कह रहे इस मैंडेट के नीचे और इन दोनों कामों की अगर बात की जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग और सरकार की इन्वेस्टिगेशंस, तो हुआ क्या है? कह रहे वहाँ पे हैं वाइड स्प्रेड एलिगेशंस, हर तरफ फैले हुए आरोप, वाइड स्प्रेड है ना, हर तरफ फैले हुए एलिगेशंस, और किसके? सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज़ के RAB के द्वारा, है ना। तो ऐसा काम इन्होंने इन दोनों कामों को करते हुए किया है। अब देखो कितने हैं ये, इस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट, इस लिमिट तक, दैट वो ये कि वो थ्रेटन करते हैं, वो चुनौती देते हैं अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के रुचियों को, और कैसे? अंडरमाइन करके, कमज़ोर बना के रूल ऑफ लॉ को, कानून के राज को, और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स को और फंडामेंटल फ्रीडम्स को। ये सब का सब कहना है अमेरिका की US ट्रेजरी का, अकॉर्डिंग टू द US ट्रेजरी। आया समझ में? तो ऐसा हुआ है। ये अमेरिका यही बोलता है कि अपना जो इनको जो मैंडेट मिला है ना, उसमें जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, उसमें जो ये गवर्नमेंट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सारी की सारी जो कि वॉर एंड ड्रग्स के ऊपर है, इसी बीच में बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं वाइड स्प्रेड, जिसमें इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, और इस एक्सटेंट तक किया है कि हम भी इस ह्यूमन राइट वायलेशन से अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। तो ये ट्रेजरी का बोलना है। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। एलिगेशंस की वर्ब है हैव बीन, दे की वर्ब है थ्रेटन, दे आया है एलिगेशंस के लिए, अंडरमाइन करना मतलब कमज़ोर बनाना, वाइड स्प्रेड मतलब परवेसिव, यूबिक्यूटस हर तरफ फैला हुआ, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। कह रहा है द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द US एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शंस टू alleged human right violators across the globe is that the latest list of allegations includes not just the RAB but also government officials and administrations in the Xinjiang region of China, where the minority Uyghur is reported to have faced जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ये सेंटेंस अभी और चलेगा आगे, देख रहे हो इतना लंबा, ये सब इसके अंदर आने वाला है। लेकिन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बाकी का सेंटेंस पढ़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इतना ही पढ़ें पहले। कह रहा है जो ब्रॉडर पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, अच्छा किसकी भाई? अमेरिका के, द US के एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने का काम, लगाने का काम, और किसको? सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को। और ये किनको लगाए गए हैं? कथित तौर पे ह्यूमन राइट वायलेटर्स को, ऐसे लोगों को जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। और कहाँ पे? पूरी दुनिया में, अक्रॉस द ग्लोब। कह रहा है अगर बड़ी तस्वीर देखें, अमेरिका कैसे इन सैंक्शंस को लगाता है या क्यों लगाता है, किस तरह के लोगों पे लगाता है, तो वो तस्वीर है दैट वो ये कि जो लेटेस्ट लिस्ट है, जो सबसे नई सूची है, कैटलॉग है इन एलिगेशंस की, उसमें शामिल है ना केवल RAB, तो बांग्लादेश नहीं, इसके अलावा भी बहुत लोग इस लिस्ट में शामिल है। अब वो बताएगा कौन कौन, बट ऑल्सो साथ ही साथ सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाइना के शिंगशियांग रीजन में, जहाँ पे माइनॉरिटी यूगर कमेटी जो है वो रिपोर्ट होती है, उस पर रिपोर्ट्स आती हैं कि वो फेस कर चुकी है, टू हैव फेस्ड, और किसको? राइट्स की वायलेशंस को।
आया समझ में? तो ना केवल RAB पे लगे हैं, अगर बड़ी तस्वीर देखो तो आपको पता लगेगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों पे, कुछ ऑफिसर्स पे भी लगे हैं शिनजियांग रीजन में, जो उइगर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब देखो इसके साथ साथ किन किन लोगों पे लगे हैं ये सेमी कॉलम से आपको बताया जाएगा। सेमी कॉलम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है एक लिस्ट का, पूरे लिस्ट की सब आइटम्स को बताया जाए, है ना। ऊपर आपने देखा था दो जो है सेंटेंसेस को मिला दिया जो एक जैसे हैं, यहाँ पे सेमी कॉलम जो है एक लिस्ट को मिलाएगा। तो लिस्ट में पहली आइटम थी चाइना, अब दूसरी आइटम देखो, सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ कोरिया सस्पेक्टेड टू बी इंगेज इन अर्निंग इलिसिट इनकम्स अब्रॉड टू सपोर्ट द कंट्रीज आर्म ट्रेड एंड रशियन इंस्टीट्यूशंस दैट हैव एडेड देम। तो दूसरा आदमी है, दूसरी आइटम है इस लिस्ट में, नॉर्थ कोरिया के कुछ नागरिक जिन पे सस्पिशन है, जो सस्पेक्टेड हैं कि वो इंगेज्ड हैं अर्न करने में, कमाने में इलीगल इनकम को देश के बाहर अब्रॉड, ताकि वो कंट्री के आर्म ट्रेड, कंट्री के हथियारों के ट्रेड को और रशियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिन्होंने उनको एड किया है उनको सपोर्ट जो है कर पाएँ। आया समझ में? तो ये नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स पे भी लगा है जो आर्म ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाते हैं बाहर से, और कई रशियन इंस्टीट्यूशंस पे भी लगा है जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब देखो तीसरा किस पे लगा है, फिर से सेमी कॉलम लगा दिया, 2 military officials from Sri Lanka alleged to have committed gross rights violations against ethnic Tamils। तो श्रीलंका के 2 मिलिट्री ऑफिसर्स पे भी लगाए जिन पे एलिगेशंस हैं, जो एलिजेड हैं कि वो कमिट कर चुके हैं बहुत ही बुरी, बहुत ही ग्रोस, बहुत ही हीनियस, बहुत ही बैड राइट्स की वायलेशन को एथनिक तमिल से खिलाफ, श्रीलंका में रहने वाले तमिल जो नस्ल के लोगों के खिलाफ। अब देखो और किसके ऊपर लगे हैं, फिर से सेमी कॉलम लगा रहा है और कह रहा है एंड CMs या चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन म्यांमार हु आर एलिजेड टू हैव फैसिलिटेटेड ongoing brutal crackdowns against the people of Burma, including children and members of ethnic minority groups। और बर्मा के कई स्टेट्स के CM पे लगे हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो फैसिलिटेट कर चुके हैं, हेल्प कर चुके हैं, फैसिलिटी दे चुके हैं ऑनगोइंग ब्रूटल क्रैकडाउन्स की, अभी हाल में चल रहे ऑनगोइंग बहुत ही निर्दयी ब्रूटल धरपकड़ की, शिकंजा कसने के काम किए हैं ना, क्रैकडाउन्स की। और ये किसके खिलाफ हो रहा है? बर्मा के लोगों के खिलाफ, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और कई एथनिक माइनॉरिटीज़ के ग्रुप भी शामिल हैं, जैसे कि रोहिंग्या ग्रुप। आया समझ में? ये है आपका सेंटेंस। आपको तो इतना ही पढ़ना था इसको, उसके बाद तो इसमें नाम दिए गए आगे, है ना, और किस पे लगाए, और किस पे लगाए, और किस पे लगाए। अब इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पिक्चर की वर्ब है इज, लिस्ट की वर्ब है इंक्लूड्स, यूगर कम्युनिटी की वर्ब है इज रिपोर्टेड, है ना। इस पे कॉन्सेप्ट अभी करवा दूंगा। अच्छा, सस्पेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, कोरिया के लिए आया है, वो सिटीजन जिनके ऊपर सस्पिशन है ना, सस्पेक्टेड। दैट की वर्ब है हैव एडेड, दैट आया रशियन इंस्टीट्यूशंस के लिए। अच्छा, हु की वर्ब है आर एलिजेड, हु आया म्यांमार के कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के लिए। क्रैकडाउन आप जानते हैं, धरपकड़ या शिकंजा कसना। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, टू हैव फेस्ड, टू बी इंगेज्ड, टू हैव कमिटेड, टू हैव फैसिलिटेटेड, ये स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। अगर आप बेसिक्स कर चुके हो तो बड़ा आसान है समझना, अगर नहीं कर चुके हो तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ, है ना। देखो, एक होता है इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, आई वॉन्ट टू प्ले, शी हैज़ कम हियर टू स्टडी, है ना। टू प्लस में वर्ब, प्लस में मतलब वर्ब जो है बेस फॉर्म में, वर्ब अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक ये सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है ना, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को। एक होता है सर परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसमें इंडिकेट किया जाता है पास्ट, है ना। अगर सिंपल इन्फिनेटिव बता रहे हो तो समझ लेना एक्शन होना अभी बाकी है, लेकिन अगर एक्शन हो चुका हो तो आप परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करें। अब दोनों ही इन्फिनेटिव्स की एक्टिव और पैसिव फॉर्म भी है। अगर इन्फिनेटिव में सब्जेक्ट जो है एक्शन को कर रहा हो तो एक्टिव इन्फिनेटिव को यूज़ करें, अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो तो पैसिव इन्फिनेटिव को यूज़ करें। काम फ्यूचर में है तो पैसिव इन्फिनेटिव सिंपल का आ जाएगा, काम पास्ट का था तो पैसिव इन्फिनेटिव पास्ट का आ जाएगा। पास्ट का पैसिव इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब मैं बेसिक्स में आपको करवा चुका हूँ, चैनल पर रखे हुए हैं। राइटिंग स्किल्स के कोर्स के अंदर भी ये सब चीज़ें कवर्ड है ना, कैसे इन इन्फिनेटिव की फॉर्म को हम बनाते हैं। अब देखो फटाफट इसको प्रैक्टिकली एग्जाम में कैसे अप्लाई करोगे इस कॉन्सेप्ट को। द ट्रेन इज स्केड्यूल्ड टू लीव ऑन टाइम टुडे। ट्रेन जो स्केड्यूल्ड है, ट्रेन का स्केड्यूल बना हुआ है कि वो टाइम पे लीव करेगी आज। स्केड्यूल्ड किस लिए है भाई? टाइम पे लीव करने के लिए। ट्रेन, ये लीव नाम का जो इन्फिनेटिव है इसका सब्जेक्ट कौन है? ट्रेन। बिल्कुल ठीक है, ट्रेन ही इस काम को करेगी, एक्टिव इन्फिनेटिव आपको चाहिए था। अब इसको देखो, द प्रिजनर वॉन्टेड टू फॉरगिव फॉर हिज क्राइम्स। प्रिजनर चाहता था कि वो फॉरगिव किया जाए, उसको माफ़ी मिले उसके क्राइम्स के लिए।
यहाँ पे फॉरगिव क्या बता रहा है, माफ़ी देने को। इसका सब्जेक्ट कौन है, प्रिजनर। लेकिन दिक्कत हो गई इसमें, दिक्कत ये हो गई कि प्रिजनर तो फॉरगिव करेगा नहीं, प्रिजनर को फॉरगिव किया जाएगा। प्रिजनर चाहता है कि उसको फॉरगिव किया जाए। ट्रेन तो लीव कर सकती है लेकिन प्रिजनर फॉरगिव किया जाएगा, प्रिजनर खुद फॉरगिव किसी को नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है एक्टिव इन्फिनेटिव लेकिन पैसिव में लगाओ, तो यहाँ पे बीच में लगा दो टू बी और फॉरगिव के आगे लिख दो वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। समझ के एग्जाम में आपको इसको ऐसे अप्लाई करना है ना। प्रिजनर को माफ़ी मिलेगी तो टू बी फॉरगिवन लिखना, ना कि टू फॉरगिव। अब आगे देखो, द ट्रेन सीम्स टू बी लेफ्ट ऑन टाइम टुडे। ट्रेन दिखाई देती है कि आज टाइम पे निकल गई है। हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किया है पैसिव फॉर्म में। मुझे बताओ ट्रेन लीव करेगी या ट्रेन को लीव करवाया जाएगा? अरे ट्रेन तो खुद ही लीव कर सकती है ना। तो सीम्स टू बी लेफ्ट लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन को लीव करवाया जा रहा है वक्त पे आज। तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, ट्रेन खुद ही जाती है, ट्रेन को जाने की ज़रूरत है तो वो ट्रेन लीव कर जाएगी। तो टू बी लेफ्ट नहीं, एक्टिव में यूज़ करो टू लीव। सीम्स टू लीव ऑन टाइम टुडे, है ना। ऐसा लगता है ट्रेन आज वक्त पे जा चुकी है ना। वैसे ही दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू सेल लास्ट मंथ। ये प्रॉपर्टी सेड है, कही जाती है कि ये बेची जा चुकी है पिछले महीने। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी इज सेड नहीं, टू बी सेड टू बी सोल्ड। भाई प्रॉपर्टी तो बिकेगी ना यार, सेल कैसे करेगी प्रॉपर्टी, खुद को कैसे सेल कर देगी। प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो यहाँ पे आप पैसिव इन्फिनेटिव को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लास्ट वाले दोनों सेंटेंस अभी भी गलत हैं। एक्टिव पैसिव का चक्कर आपने कर दिया सही, लेकिन अभी भी गलती है। देखो ट्रेन जो है दिखाई देती है कि आज जा चुकी है, या टुडे की जगह मान लो यहाँ लिख दे यस्टरडे। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा यस्टरडे काम हो चुका है। जब काम हो चुका है तो आप परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करें, है ना। सीम्स टू लीव का मतलब है अभी जाएगी, अब जा चुकी है तो आप लिखें सीम्स टू परफेक्ट इन्फिनेटिव में हैव लेफ्ट। बस एक्टिव पैसिव का ध्यान देना, एक्टिव में हैव लेफ्ट, पैसिव में हैव बीन लेफ्ट, है ना। तो सीम्स टू हैव लेफ्ट ऑन टाइम जो है यस्टरडे। और वैसे ही प्रॉपर्टी पिछले महीने बेची जा चुकी है, अभी बिकेगी नहीं, जा चुकी है बेची। तो मैं क्या लिखूंगा, सीम्स टू हैव बीन सॉल्ड। बस यही होता है एक्टिव और पैसिव इन्फिनेटिव परफेक्ट और सिंपल फॉर्म में। आपको पहले डिसाइड करना है एक्शन अभी होना बाकी है या एक्शन हो चुका है, और दूसरा एक्शन एक्टिव में दिखाना है या पैसिव में दिखाना है। उसी हिसाब से करेक्ट इन्फिनेटिव को आपको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सीरीज़ को फॉलो करो, सब चीज़ें वहाँ पे आ चुकी हैं, यूट्यूब होम पेज पे रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। कह रहे अ नी जर्क रिस्पॉन्स टू सच स्वीपिंग सैंक्शंस इज टू ईदर क्वेश्चन देयर इफेक्टिवनेस or challenge their moral authority, given the minorities in the US, such as African Americans, are also periodically at the receiving end of rights violation। कह रहा है एक नी जर्क रिस्पॉन्स जो है, ऐसा रिस्पॉन्स जो फटाफट से आता है ऑटोमेटिकली। कह रहा है एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है, जो प्रतिक्रिया जो है ऐसे बड़े बड़े सैंक्शंस की, ऐसे स्वीपिंग एब्सोल्यूट सैंक्शंस की। और कह रहा है वो है, अब पहला क्या कह रहा है, या तो क्वेश्चन कर दें, सवाल उठा दें उनकी इफेक्टिवनेस पे, उनकी असरदारी, वो कितने असरदार है ना, कितने इफेक्टिव हैं। और या फिर चैलेंज कर दें उनकी मॉरल अथॉरिटी को, मॉरली वो कितने अथॉरिटी रखते हैं, कितने वो सही हैं। देखते हुए इस चीज़ को दैट गिवन दैट जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो समझ गए ना, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, काले लोग, है ना, इन द यूएस अमेरिका में, सच है जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन्स, वो लोग भी पीरियोडिकली बार बार रिसीविंग एंड पे होते हैं, सहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस को। तो अब यही होता है, जब भी अमेरिका ऐसे सैंक्शन लगाता है तो कंट्रीज़ यही बोलती हैं पहले तो कि इस सैंक्शन से होगा क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ा, है ना, आपने हमारे किसी अधिकारी पे, अफसर पे सैंक्शन लगा दिए। और फिर या फिर ये बोलती हैं वो कि आपने लगाए कैसे, आपके अमेरिका में भी तो काले लोगों के ऊपर बड़े उल्टे सीधे काम होते हैं, तो हम भी आप पे लगा दें क्या। इस तरह की बातें, ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। रिस्पॉन्स की वर्ब है इज़, माइनॉरिटीज़ की वर्ब है आर। एट द रिसीविंग एंड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ को रिसीव करना, किसी चीज़ को सहना। नी जर्क ऐसी चीज़ होती है जो क्विक और ऑटोमेटिक हो। नी जर्क रिस्पॉन्स मतलब अपने आप आने वाला रिस्पॉन्स, बिना सोचा समझा। कह रहा है हाउएवर गिवन द रैम्पेंट डिग्री ऑफ सच वायलेशंस वर्ल्ड वाइड, देयर इज अ केस टू बी मेड फॉर एनी पॉलिसी बाय एनी कंट्री दैट हाईलाइट्स द रोल ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स alleged to be involved। कह रहा है हालांकि देखते हुए रैम्पेंट डिग्री ऑफ ऐसी वायलेशंस को वर्ल्ड वाइड, अनकंट्रोल्ड लिमिट को जो ऐसी वायलेशंस की सारी दुनिया में होती है। कह रहा है हालांकि इस चीज़ को देखते हुए एक केस ज़रूर है बनाने वाला, एक केस इज़ टू बी मेड। केस की वर्ब है इज़ टू बी मेड, केस टू बी मेड, है ना, वर्ब नहीं है यहाँ पे, केस के लिए एडजेक्टिव आया है। जब आप केस को मेड करते हैं तो मतलब रखते हैं आप एक पॉइंट को बनाने का। तो कह रहे एक पॉइंट ज़रूर बनता है, केस ज़रूर बनता है
किसी भी पॉलिसी के लिए किसी भी कंट्री के द्वारा जो कि हाईलाइट करे रोल को किसी खास इंडिविजुअल्स के जो अलेजिड हैं, जिन पे आरोप लगा है इन्वॉल्व होने का। तो कह रहे इतने सारे वॉयलेशंस दुनिया भर में हो रहे हैं कि अमेरिका के सैंक्शंस को जरूर सपोर्ट करना बनता है। एक केस तो ज़रूर बनता है कि अमेरिका ने गट्स दिखाए किसी भी आदमी के खिलाफ जो इस तरह के वॉयलेशंस में इन्वॉल्व था, उन पे सैंक्शंस लगाने के। केस की वर्ब है इज, व्हेन यू मेक अ केस यू सपोर्ट अ आइडिया, है ना। दैट की वर्ब है हाईलाइट्स एलिजेड टू बी इन्वॉल्व्ड। इन पे एलिगेशंस हैं कि ये इन्वॉल्व है ना। चलिए, कह रहा है स्पेशली अक्रॉस South Asia, it might be salutary for the broader cause of human rights if there is a ripple effect of the sanctions on the RAB। कह रहा है खास करके पूरे साउथ एशिया के अंदर ये बड़ा ही सैल्यूटरी होगा, ये बड़ा ही होलसम होगा, बहुत ही अप्रोप्रिएट या सेल्यूब्रियस होगा, है ना। किसके लिए? उस बड़े कॉज के लिए जो है ह्यूमन राइट्स का। कह रहा है अगर इनका एक रिपल इफेक्ट देखने को मिले इन सैंक्शंस का जो RAB के ऊपर लगे हैं। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है दूर दराज का इफेक्ट। आपने आज RAB पे सैंक्शन लगाए, इसकी वजह से आसपास के 4-5 देशों की सरकारें भी हिल गई और उन्होंने भी सैंक्शंस के चक्कर के अंदर अपने नागरिकों से अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो कह रहा है बहुत अच्छा होगा साउथ एशिया में अगर इसका रिपल इफेक्ट आता है, आसपास के लोग भी इसे देख करके सुधरते हैं। तो इट की वर्ब है माइट बी, सैल्यूटरी, सैल्यूब्रस, होलसम, हेल्दी, हेल्थसम, एप्रोप्रिएट, है ना, अच्छा। रिपल इफेक्ट की वर्ब है इज। रिपल इफेक्ट को बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं। कह रहा है इंडीड इफ दिस रीजन गिव्स पॉज फॉर थॉट्स टू ओवर जेलस लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स हु वायलेटली एक्ट आउट देयर प्रेजुडिसेस अगेंस्ट एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज दैट वुड बी वेलकम। कह रहा वास्तव में अगर ये एक्शन एक पॉज देता है, अगर ये एक्शन एक रुकावट देता है, एक ब्रेक देता है, और किसके लिए? सोचने के लिए, थॉट के लिए। और क्या चीज़ सोचने के लिए भाई? ये थॉट होगी उन ओवरजेलेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स के लिए, उन सरकारी एजेंसीज के लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के नागरिकों को परेशान करती हैं और जो वायलेटली एक्ट आउट करती हैं, जो हिंसक तौर पे अपना जो है हरकत को अंजाम देती हैं, एक्ट आउट करती हैं उनके प्रेजुडिसेस को, उनके बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन को। और किसके खिलाफ? एथनिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ। तो अगर उन लोगों को थोड़ा भी सोचना पड़े इन सैंक्शंस के बाद तो दैट वुड बी वेलकम। ये बड़ा ही वेलकम मूव है, इन सैंक्शंस का हम वेलकम करते हैं। अगर इनसे थोड़ा भी कोई सोचे और थोड़ा भी डरे तो इनको बड़ा ही वेलकम किया जाना चाहिए। एक्शन की वर्ब है गिव्स, हु आया एजेंट्स के लिए, हु की वर्ब है एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है अंजाम देना। प्रेजुडिस मतलब आपके बायसनेस, आपके डिस्क्रिमिनेशंस, दैट की वर्ब है वुड बी। चलिए, आर्टिकल थोड़े से सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स से मिलके बना था, वैसे बहुत सिंपल आर्टिकल है मेरे हिसाब से। अपने क्विज पे आएंगे, क्विज भी बड़ा सिंपल सा है। 4 क्वेश्चंस आपके सामने। सैल्यूटरी का सिनोनिम बताना है। ये वर्ड कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ मैं पूरे आर्टिकल में, अच्छे से आपको पता लग गया होगा इसका सिनोनिम क्या है। फिर आपको एक यहाँ पे मैंने दिया क्लोज टेस्ट। कैच समवन कैसे करेंगे? ऑफ गार्ड करेंगे, ऑफ द गार्ड करेंगे, ऑन द गार्ड करेंगे या नन ऑफ द ऑप्शन, है ना। कैच समवन कैसे यूज़ किया जाता है इस पूरे फ्रेज को जानते हो ना अच्छे से। गार्ड मैंने आपको बताया था, ऑफ द गार्ड कैसे यूज़ करना है, ऑन द गार्ड। फिर आपको यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इन्फिनेटिव यूज़ किया जाए और किस तरीके से यूज़ किया जाए। यहाँ पे इज सेड टू, अब यहाँ पे क्या लगाएं भाई, है ना, आपको पढ़ना है और फिर इसको बताना है। और तीसरा बताना है फाइंड और फाउंडेड में क्या डिफरेंस होता है। फाइंड, फाउंड, फाउंडेड क्या यूज़ करोगे यहाँ पे। तो बड़ा आसान है, कोशिश करोगे तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे मैं इसके आंसर्स को डाल रहा हूँ। आउट ऑफ 4 आपको कितने मार्क्स मिले चेक करके मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताना। अच्छा, इन सैंक्शंस को कितना सपोर्ट या कितना अपोज करते हो आप, दोनों ही पहलुओं की तरफ ध्यान दे करके एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करें डिस्क्रिप्टिव के। ये एक सैंक्शंस जो अमेरिका लगाता है, इस तरह के सैंक्शंस क्या लगाने की उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखो। लेकिन इससे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। मुलाकात लूँगा कल की ऑडियो में, कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।